मेरा नाम राहुल है। इस दुनिया में लोग चमक धमक और खूबसूरती के बड़े ही शौकीन हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि सादगी में छुपे हुए राज हमेशा सादा सच्चाई को बयां करते हैं, जबकि चमक धमक कभी भी खराब हो सकती है। राहुल मिष्ठान भंडार के नाम से मेरी बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। मेरी मिठाई की दुकान मेन मार्केट में थी और बहुत ही फेमस दुकान थी, इसीलिए मेरी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मैं सुबह अपने हलवाइयों के साथ मिलकर खुद ही मिठाई बनाया करता था, क्योंकि हमारे यहाँ की मिठाई शुद्ध देसी घी से बनती थी और हमारे यहाँ साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। इसीलिए सारी ही ताज़ा मिठाई शाम के 4 बजे तक खत्म हो जाया करती थी। शाम के 4 बजे मेरी दुकान पर गरम गरम समोसे पकौड़ी बिकते थे, जबकि दूध दही छाछ पनीर ये तो सारा दिन ही मिलते थे। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें, बूढ़े माता पिता और मेरे बड़े भैया भाभी मौजूद थे। मेरी जिंदगी में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे शुरू से ही कामयाब इंसान बनाया था। मेरे माता पिता बहुत खुश होते थे कि मैंने अपनी हलवाई की छोटी सी दुकान को एक बड़े से मिष्ठान भंडार में बदल लिया था। लोग दूर दूर से मेरी दुकान की मिठाई खरीदने के लिए आते थे। पूरे शहर में मेरी मिठाई का बड़ा ही नाम था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी दोनों छोटी बहनों की भी शादियां हो गई थी। अब मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी भी शादी कर दे, लेकिन मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मेरा रंग बहुत काला था। मैं देखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं एक होनहार और मेहनती इंसान था। मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि वो मेरे लिए कोई खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को मेरी पत्नी बनाए, मगर ऐसा नामुमकिन था। मैं अपने सब भाई बहन में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े मेरे तीनों भाई बहन बहुत सुंदर थे, तभी तो उनकी शादियां उनकी ठीक उम्र में हो गई थी। दिक्कत तो सिर्फ मेरी ही शादी में आ रही थी। फिलहाल मैंने अपनी शादी वाली बात को तो अपने दिमाग से निकाल रखा था। जब ऊपर वाला चाहे मेरी शादी हो जाएगी। सुबह में सारे हलवाई आते थे, वो अपना काम करके चले जाया करते थे। मेरे पास एक छोटा बच्चा काम करता था, जो सारा दिन दुकान पर मेरे साथ रहता था। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि मेरी दुकान पर एक कम उम्र की खूबसूरत लड़की रोज आती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो गरीब है। मेरी मिठाई की दुकान में आगे को डिस्प्ले में जितनी भी मिठाई लगी होती थी, वो उसे देख देख कर बड़ी खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे भूख लगी हुई है, या फिर उसका मन इस मिठाई को देखकर ललचा रहा है। मैं उसे मिठाई खाने के लिए निकाल कर दे देता तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। मेरी दुकान की मिठाई सबसे ज्यादा महंगी और स्वादिष्ट होती थी, इसीलिए लगभग ज्यादातर मिठाई खत्म ही हो जाती थी। और कभी कभी वो लड़की शाम के टाइम पर भी मेरी दुकान पर आती थी। जब मैं उसे इस तरह से ललचाते हुए देखता तो उसे समोसे या पकौड़ी देने की कोशिश करता, तो वो उनको लेती ही नहीं थी। बड़ी ही अजीब लड़की थी। कई बार तो वो हर रोज मेरी दुकान पर आती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि कई कई दिन गुजर जाते थे, वो लड़की मुझे कहीं नजर तक नहीं आती थी। मेरी दुकान मेन मार्केट में थी, इसलिए वो नहीं बल्कि ना जाने कितने भिखारी लोग मेरी दुकान पर मिठाई फ्री में मांगने के लिए आ जाते थे। मैं उन लोगों को निराश नहीं करता था। कभी मैं उनको पैसे दे दिया करता, तो कभी अपनी दुकान से निकालकर थोड़ी बहुत मिठाई उनको दे दिया करता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब मेरी माँ ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं तेरे लिए जैसी लड़की की तलाश कर रही थी, वैसी लड़की मुझे मिल गई है। माँ की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया। माँ कहने लगी कि तू नहीं जानता, मैंने एक लड़की देखी है, गरीब परिवार की है, मगर बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती सबके आगे फेल है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। माँ की बात सुनकर मैं निराश हुआ था। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम खुद से ये बात बना रही हो, यह सच में मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है। माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं खुद से ये बात क्यों बताऊंगी। लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैंने लड़की के माता पिता को तेरे बारे में बताया, तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी थी। उन लोगों को तो तुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ तेरी ही दुकान से मिठाई जाती है। तुझे तो शहर का हर इंसान जानता है। लड़की के पिता तो बहुत खुश हुए थे। आखिरकार वो समझ गए थे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उनकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। तभी तो फौरन ही उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने का फैसला कर लिया है। वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि कल ही मैं सह परिवार उन लोगों के घर जाऊंगी। बहू के लिए सोने के कंगन, सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े वगैरह लेकर चली जाऊंगी, ताकि रिश्ता पक्का कर सकूं। माँ की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ मुझसे मजाक कर रही है, मगर मेरी भाभी ने बताया कि माँ बिल्कुल सही कह रही है, लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। लड़की के घर वाले तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के लिए राहुल का रिश्ता आया है, उस राहुल का जिसकी मिठाई का टेस्ट हर इंसान की जबान पर है। भाभी ने जब मुझे डिटेल से पूरी बात बताई तो मुझे इस बात पर यकीन हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ था। आखिरकार खूबसूरत पत्नी का अरमान तो हर कोई रखता है। मैं तो वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की को देख लेता तो कहीं खो सा जाता था और अपने आप को कोसने लगता था कि अगर मैं स्मार्ट लड़कों में से होता तो मैं फौरन ही इस लड़की को प्रपोज कर देता। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर मुझे मजबूरन अपने अरमान दबाने पड़ जाते थे, लेकिन अब मैं खुश था कि मेरी जिंदगी में खूबसूरत लड़की शामिल होने वाली थी। मेरी माँ ने मुझे उस लड़की की फोटो दिखाई तो मैं और ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की आ जाएगी। 2 महीने मेरा उसके साथ रिश्ता लगा रहा था। मेरी माँ अब तक उसके लिए ना जाने कितने गिफ्ट्स लेकर जा चुकी थी, क्योंकि जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी उन्होंने मेरी भाभी का लेन देन भी कुछ इसी तरह से किया था। और अब तो उनके छोटे और लाडले बेटे की शादी होने जा रही थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा खुश थी। मेरा पूरा ही परिवार मेरी शादी की बहुत खुशियां मना रहा था और फिर मेरी शादी का भी वक्त आ गया था। मेरी शादी खूब धूमधाम से हुई थी। लड़की के घर वाले मुझे अपना दामाद बनाने पर बहुत खुश थे। वो लोग गरीब थे, इसलिए अपनी तरफ से उनसे शादी में जितना हो सका था उन्होंने उतना ही इंतजाम किया था। इस चीज को लेकर हमें भी कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की से मतलब था, उसके परिवार वालों से नहीं। मेरी पत्नी विदा होकर मेरे घर आ गई थी। मेरे पिता ने शादी पर घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया था। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया था। शादी वाले दिन मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की जो आ गई है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को राजकुमारी बनाकर रखूंगा। मुझे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। मेरी पत्नी मुझसे जैसा कहेगी मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगा। मैंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदे थे। जब मार्केट गया था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूं, लेकिन मुझे लड़कियों के सामान में जो जो चीज याद आई थी मैंने वो सारा ही सामान अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया था। मेरे लिए तो ये सारा सामान लेना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी पत्नी को ये सब कुछ बहुत पसंद आएगा, वो इसको देखकर खुश हो जाएगी। जूते, कपड़े, चूड़ियां, गहने, ये सारी चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। बाकी लड़कियों की तरह मेरी पत्नी भी ये सारा सामान देखकर बेहद खुश होगी। मैं कमरे के अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो समझता था कि वो दुल्हन बनी हुई घूंघट अपने चेहरे पर डालकर बिस्तर पर नजाकत से बैठी हुई होगी, लेकिन उसने तो घूंघट बिस्तर पर डाला हुआ था और वो बेड पर फूलों के बीच नहीं बल्कि सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं कमरे में जाकर सबसे पहले उसका घूंघट उठाऊंगा, उसकी तारीफ करूंगा, उसे उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। मैंने जो उसके लिए सोने की चेन बनवाई है मैं उसकी पतली सुराही जैसी गर्दन में खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा और उसके बाद मैं उससे मोहब्बत करनी शुरू करूंगा ताकि हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत हो सके। लेकिन वो तो बिस्तर पर बैठी ही नहीं थी और उसके दुल्हन वाले कपड़े भी बिस्तर पर पड़े हुए थे। उसने दुल्हन का जोड़ा और सारे गहने उतारकर एक मामूली सा सूट पहन लिया था। ये सब देखकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरा चेहरा तो जैसे उदासी हो गया था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, इसीलिए मैंने अपने कई दोस्तों के मुंह से सुना था कि शादी की पहली रात उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गई थी, मगर मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन उसको देखकर तो लग रहा था जैसे वो पत्नी नाराज थी। मेरी पत्नी क्यों नाराज थी ये तो मैं नहीं जानता था। ज्यादातर लड़के लड़कियां रिश्ता लग जाने के बाद एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं, मगर मेरी पत्नी से तो आज तक कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। आज पहली बार मैं उससे बात करने जा रहा था। मैं तो उसे अपने दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। शादी के दौरान जब हम दोनों पति पत्नी मंडप में बैठे हुए सारी रस्में कर रहे थे तब मैं नजर झुकाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे सबके सामने उसे देखने पर बहुत शर्म आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने कमरे में जाकर उसे आराम से देखूंगा। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था और उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब वो मेरी पत्नी बन चुकी है, उसका और मेरा सारी जिंदगी का साथ है, अब वो हमेशा मेरे साथ ही तो रहेगी।
फिर किसी दिन मैं उससे कहूँगा कि वो दोबारा से मेरी खातिर दुल्हन बन जाए। मैंने अपनी पत्नी के कपड़े बेड से उठाकर एक तरफ को रख दिए और मैं सोफे पर उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। मैंने गौर से देखा तो उसने अपना सारा मेकअप भी साफ कर लिया था। वो दुल्हन बनके बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो देखने में इतनी सुंदर तो थी कि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारा हो सकता था। उसका नाम नीलम था। मैंने कहा कि कैसी हो आप? आपने कपड़े चेंज क्यों कर लिए? शायद हैवी कपड़ों में आपका दिल घबरा रहा होगा। वो नजर झुकाए बैठी हुई थी। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहने लगी कि हाँ, बस वो मुझे इतने भारी कपड़ों से उलझन हो रही थी। मैं इतनी देर ऐसे कपड़ों में नहीं बैठ सकती थी। मैंने कहा, ओ सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे आइडिया नहीं था कि आप मेरा इंतजार कर रही होंगी, जबकि मैं तो टाइम पर ही कमरे के अंदर आया हूँ। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और वो उठकर बेड पर चली गई थी। मैं भी उठा और उसके बराबर में जाकर बैठ गया था, लेकिन इससे पहले मैंने अपने वो सारे बैग उठा लिए थे जिसमें मैं उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। मैंने उसके सारे गिफ्ट उसके सामने रख दिए थे और उससे कहा था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसने सारे सामान में से किसी भी एक चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने कहा कि आप ये सारा सामान अपने हाथ में लेकर नहीं देखोगी? तो वो कहने लगी कि इन गिफ्ट्स को अगर मैं हाथ लगा दूंगी तो क्या ये डबल हो जाएंगे? मैंने कहा, अरे आप जो कहोगी मैं आपके लिए हाजिर कर सकता हूँ। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और ये आप भी मत कहो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मेरा नाम नीलम है। ये कहकर वो उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा कि चलो ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे तुमसे तकल्लुफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारूंगा। तुम जरा ये गिफ्ट तो खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। आओ यहाँ मेरे पास बैठो। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा कि कैसी हरकतें? ये हरकतें ना करूँ तो और कैसी हरकतें करूँ? तुम मेरी पत्नी हो, आज हमारी शादी हुई है और सुहागरात है हमारी। उसने कहा कि मैं ये बात आपको पहले दिन ही सीधे तरीके से बता देना चाहती हूँ कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी तुम्हारे साथ शादी की है, वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं एक बदशक्ल लड़के से शादी करती? कहाँ मैं खूबसूरत गोरी चिट्टी कम उम्र की लड़की और कहाँ तुम प्योर काले रंग की पक्की उम्र के इंसान हो। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए करवाई क्योंकि वो गरीब लोग हैं और गरीबों की बेटियों की शादी गरीबों में ही होती है। अगर उनकी बेटी के लिए किसी अमीर परिवार से रिश्ता आ जाता है तो वो लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। मेरे माता पिता भी तुम्हें अपना घर का दामाद बनाकर बहुत खुश हैं। मुझे तो कोई भी खूबसूरत लड़का मिल सकता था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी सिर्फ तुम्हारा पैसा देखकर की है, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें अपना पति कभी स्वीकार करूंगी, इसलिए मुझसे दूर रहना। ये मत समझना कि मेरी तुमसे शादी हो गई है तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर लोगे। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम इस्तेमाल करते रहोगे और वो खामोश रहेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ठेस पहुंची थी, मगर फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, तो तुम मुझे बता दो कि शादी की पहली रात पत्नी को इम्प्रेस किस तरह से किया जाता है। आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम इम्प्रेस हो जाओ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बस मुझे तो अपनी पत्नी को अपना बनाना था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ये गिफ्ट तो खोल कर देख लो, मगर उसने मेरा सारा सामान उठाकर टेबल पर रख दिया था। अब मैं खामोश रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर सो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। मेरी फितरत ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर लेता, इसलिए मैं अपनी पत्नी के सामने खामोश रहने लगा था। धीरे धीरे नीलम ने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अगली सुबह उसने तैयार होने से भी इनकार कर दिया था और नाश्ता भी मेरे साथ बैठकर नहीं किया था। मैं घर में बोर हो रहा था। जब मेरा घर में कोई काम नहीं था तो मैं अपनी दुकान पर ही चला गया था। मैंने सोचा कि शादी के अगले दिन ही नहीं बल्कि मैं शादी के बाद पूरे 1 हफ्ते तक छुट्टी करूंगा, अपनी पत्नी के साथ शादी के हसीन पल गुजारूंगा। मगर मेरी पत्नी तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं दुकान पर चला गया था। वहाँ पर मुझे सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे और कहने लगे कि तुम्हें दुकान खोलने की इतनी भी क्या जल्दी आ रही थी? तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए था, उसको वक्त देना चाहिए था। शादी के नए नए दिनों की बात ही कुछ अलग होती है, बाद में ये दिन लौट कर नहीं आते। अब मैं उन लोगों को क्या बताता कि मैं किस परेशानी में उलझा हुआ था। शाम का टाइम हुआ,
तो मैं दुकान पर अकेला बैठा हुआ था जब वही जवान लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मिठाई को बड़े गौर गौर से देखने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में पानी आ रहा है। आज मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान था, इसलिए मैंने उसे गुल्लक से निकालकर पैसे दे दिए, मगर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था और फिर वो वहां से चली गई। शाम को मैं जल्दी दुकान बंद करके वापस घर आया तो मेरे घर में एक अजीब सा हंगामा मचा हुआ था। मेरी पत्नी ने मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की थी। मेरी दोनों बहनें जो मेरी शादी की खुशी में मेरे घर पर आई हुई थी, मेरी पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो दोनों गुस्से में मेरे घर से चली गई थी। वो अभी और घर पर कुछ दिन रहना चाहती थी क्योंकि अपनी नई भाभी के साथ भी कुछ दिन गुजारना चाहती थी। माँ भी इस बात पर बहुत नाराज थी क्योंकि आज से पहले कभी हमारे घर में औरतों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी। भाभी का कहना था कि नीलम ने आज घर की सभी औरतों से जबान लड़ाई है। मेरी भाभी ने भी कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी और मेरी पत्नी ने पहले ही दिन अपनी तरफ से सबका दिल दुखा दिया था। उसने घर का काफी सारा जरूरी सामान भी उठाकर फेंक दिया था, जिसकी वजह से घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। घर की सफाई मेरी भाभी कर रही थी जबकि माँ अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। मेरी पत्नी मुझ पर और मेरे घर वालों पर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे पता चला कि वो तो बगावत कर रही है क्योंकि वो बगावत पर उतर आई है। वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी, वो तो बदला ले रही थी, शायद इस बात का कि उसके माता पिता ने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन उसका बदला वो मुझसे क्यों ले रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाया था। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी कि औरत के सामने नरमी से पेश आने पर औरत तुम्हारे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आती है। मैं भी उसे प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये अब तुम्हारा घर है और हमारी शादी हो गई है, रहना तो तुम्हें अब मेरे साथ ही है। उसने कहा कि शादी हो गई है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बीच का भी तो कोई रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा कि क्या मतलब, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शादी के दूसरे दिन ही तुमने इतना हंगामा कर दिया, भला नई नवीली दुल्हन पर ये सब क्या शोभा देता है? तो वो कहने लगी कि हाँ, मुझे सब कुछ शोभा देता है। मेरा मानना है कि जब लड़की की शादी जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाए तो उसे अपनी ससुराल जाने के बाद कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं हो? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं? हम लोग उसके अलावा भी तो कोई और रास्ता निकाल सकते हैं ना। उसने कहा कि मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा कि देखो, आखिर मुझ में क्या कमी है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने कहा, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी। इससे पहले मेरे घर वालों को मेरी पसंद के बारे में पता चलता। इस दौरान तुमने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते से बहुत इम्प्रेस हुए और इस तरह मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। यही वजह है कि मेरे दिल में तुम कभी जगह नहीं बना सकते। मैंने कहा कि मैं मानता हूँ, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है, मगर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मानने लगती हैं। तुम भी ऐसा ही करो, पुराना सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। वो कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। खूबसूरत लड़की के चक्कर में मेरी शादी एक आफत लड़की के साथ हो गई थी। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरे भाग्य में लिखी हुई थी और मैं तुम्हारे भाग्य में। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई और तुम इसे अपनी खुशकिस्मती नहीं समझती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से जवाब तो दे दिया था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात मैं किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं, लेकिन वो हर वक्त मुंह में अंगारे भरे फिरती थी। घर वालों के सामने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, हर बात का उल्टा जवाब देती थी। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी कह दिया था कि इससे घर का कोई काम मत करवाना, मैं घर में नौकरानी रख दूंगा। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर के सारे काम करती थी और आज तक घर के सारे काम करती आ रही हूँ। भला तुम्हारी पत्नी सारा दिन घर में आराम क्यों करेगी? मेरे समय में तो कभी नौकरानी नहीं आई। मैंने कहा कि भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार नौकरानी आएगी तो आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा
और मेरी पत्नी को भी काम नहीं करना पड़ेगा। प्लीज आप में से कोई भी नीलम से कुछ मत कहना। वो कुछ करे तो उसको करने देना और ना करे तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। पहले ही मैं इससे शादी करने के बाद बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैं गुस्सा करते हुए अपनी दुकान पर चला आया था। मैंने फिर से इस लड़की को देखा था। वो दुकान के बाहर खड़ी हुई खाने पीने के सामान को बड़ी गौर गौर से देख रही थी। उस समय मैं खाना खा रहा था जब मैंने उसको अपना लंच बॉक्स दे दिया था, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मगर उसने मेरा खाना लेने से भी साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उसे पैसे देना चाहे तो उसने वो पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि हर बार वो मेरी मिठाई खाती है उसका मन भर जाता होगा। कभी कभी वो पैसे लेकर बाजार से कुछ और भी खा लिया करे, मगर वो पैसे लेती ही नहीं थी। वो खाने से साफ इनकार करके वहाँ से चली गई थी, जैसे कह रही हो कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं ये लड़की कौन थी। इसका हुलिया देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ये पागल है या फिर इधर उधर भीख मांगती है। लेकिन मैंने उसे कभी लोगों से पैसे मांगते हुए नहीं देखा था। अब मैं समझा था कि इसे मेरी दुकान की मिठाई पसंद है। उसके जाने के बाद मैं अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं करता। उसकी हर बात मानता हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। मेरे हिसाब से वो बहुत खुशकिस्मत थी जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मैं तो उसके मुंह से निकली ये बात भी बर्दाश्त कर गया था कि वो शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक बार मेरी कदर करके तो देखती। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार था। हर बात के लिए मैं अपनी पत्नी को सिर्फ समझा सकता था, क्योंकि उसकी हरकतें तो ऐसी थी कि शादी के पहले दिन से ही मुझे उसको काबू में रखना चाहिए था। एक दिन तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने कहा कि किससे बात कर रही हो? कहने लगी कि उसी से बात कर रही हूँ जिससे शादी से पहले मैं मोहब्बत किया करती थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आज भी कम नहीं हुई। मैंने कहा, ये क्या हरकत हुई? तुम अभी तक उस लड़की को भूली नहीं हो। तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें तो इस बात का अंदाजा हो गया। उसने हम दोनों का बिस्तर भी अलग कर लिया था। मैं बेड पर सोता तो खुद वो सोफे पर सो जाती थी। मुझे बुरा लगता था कि वो सारी रात सोफे पर रहेगी तो उसे ठीक से नींद नहीं आएगी, इसलिए मैंने ही सोफे पर सोना शुरू कर दिया। मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन वो मजे से बेड पर सोती रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड के साथ अब उसकी बातचीत काफी हद तक बढ़ गई थी। वो मेरा भी कोई लिहाज नहीं करती थी और उसके साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें करती रहती थी। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, मगर फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करता था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। अरे फिक्र तो वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है। जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ फिक्र कहाँ से आएगी? मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भी जाने लगी है, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उसे किसी लड़के के साथ मिलते जुलते देखा था। इसलिए शिकायत मेरे घर तक भी पहुँच गई थी। मेरी पत्नी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि वो इतनी बिगड़ गई थी। वो चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ दूं, ताकि वो अपने पुराने आशिक के साथ आसानी से शादी कर सके। मैं हर बात से खामोश हो गया था। मैं उसके लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अपने घर वालों की भी बातें सुन रहा था। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने इसको सर पर चढ़ा लिया है। मेरी माँ की ही तो ख्वाहिश थी कि वो खूबसूरत लड़की को मेरी पत्नी बनाए। अब मेरी खुशियों को नजर लग गई थी तो मैं क्या कर सकता था? मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में आ तो गई थी, मगर वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हुई थी। मुझे उससे अभी तक एक पल की भी मोहब्बत नहीं मिली थी। मैंने अपनी पत्नी को एक बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारी बहुत बात मानी है, आगे भी मानूंगा। तुम्हारा ख्याल करता हूँ, हमेशा करूंगा। हो सके तो तुम अपने उस आशिक को भूल जाओ, वरना वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाला। मगर वो तो सीना तान कर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। मैंने अपने घर वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि वो कुछ भी करे, आप लोगों को उसके बीच में नहीं बोलना है। उसका चक्कर अपने आशिक के साथ अभी भी चल रहा था। न वो लड़का पीछे हटने वालों में से था और न ही मेरी पत्नी। मैंने इस मैटर में किसी दिन आराम से अपनी पत्नी से बात करने के बारे में सोचा था। मैं अपनी दुकान पर बड़ा परेशान बैठा हुआ था जब हर बार की तरह वो लड़की फिर से मेरी दुकान के पास आकर खड़ी हो गई और मिठाई को देखने लगी। आज मैंने उस लड़की को दुकान के अंदर बुला लिया था और उसे बैठने के लिए कुर्सी भी दी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। मैंने अपनी दुकान की सबसे महंगी और बेस्ट मिठाई प्लेट में निकालकर उसे खाने के लिए दे दी थी।
वो बैठी हुई खा रही थी और खूब जायके ले रही थी और खुश भी हो रही थी। मिठाई खाने के बाद उसने प्लेट एक तरफ रख दी थी। वो अपने कपड़े हटाकर खुजा रही थी। मुझे उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी थी। वो जवान लड़की थी, उसे अपने शरीर को ढककर रखना चाहिए था, मगर वो लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका हुलिया बहुत गंदा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नहाए हुए कई दिन गुजर गए। यही वजह थी कि उसके शरीर में खुजली हो रही थी। मगर इस दौरान जब वो पागलों की तरह अपने शरीर को खुजा रही थी, तब मेरी नजर उसके शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पर चली गई थी जहां पर मेरी नजर नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान लगे हुए थे। ये लड़की देखने में बड़ी मासूम लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बेचारी पर अत्याचार होता है, इस पर मारपीट की जाती है। मगर इस मासूम को कौन मारता था? थोड़ी देर को मेरी दुकान पर बैठने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, शायद वो गूंगी थी। मैंने अपनी दुकान पर छोटू को बैठा रहने के लिए कहा और ना जाने क्यों मैं उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए चला गया था कि वो कहाँ जाती है। वो किसी से भीख नहीं मांग रही थी, बस इधर उधर ही टहल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक घर में चली गई। यहाँ पर मैंने कुछ लड़कों को घर के अंदर जाते हुए देखा था। उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का देकर घर के अंदर कर लिया था। मतलब कि उनका बिहेवियर उस लड़की के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसी जगह पर ठीक सामने एक चाय का होटल बना हुआ था। मैं उस होटल के मालिक के पास गया और उससे पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है और इन लड़कों की क्या लगती है। इस आदमी ने मुझे बताया कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके माता पिता भी मर गए। कुछ समय पहले ये अपने माता पिता के साथ इस घर में रहती थी, मगर इसको एक गहरा सदमा लग गया था और इसी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। इसकी दिमागी हालत भी खराब हो गई। इसके पेरेंट्स ने ऊपर वाला पोर्शन जॉब करने वाले लड़कों को रेंट पर दिया हुआ था। इसके पेरेंट्स के मरने के बाद उन लड़कों ने इस पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इस लड़की को अपना होश भी नहीं रहता। ये सुबह घर से निकलती है, जहाँ चाहे वहाँ जाती है। ये लड़के इसके साथ मारपीट करते हैं, इसके साथ बहुत बुरा सुलूक करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। सारा दिन ये लड़की न जाने कहाँ गुजारती है। जब ये घर आती है तो उन लोगों का बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं होता। मैंने उस आदमी से कहा कि यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम लोगों ने कभी इस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की? इन लड़कों के खिलाफ आपको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। वो आदमी कहने लगा कि मालिक, हम गरीब लोग हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। थोड़ी देर उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल निकालने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया था। मैंने छोटू को फोन करके बोल दिया था कि वो दुकान बंद कर दे। घर आया तो पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी भाभी के साथ बहुत बदतमीजी की है और उसका मेरी मम्मी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरी भाभी की ईंट मार दी, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई है। भैया भाभी को अस्पताल लेकर गए थे। मेरी भाभी दर्द से कर्रा रही थी। आज तक कभी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मुझे अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आ गया और मैं वो फैसला करने पर मजबूर हो गया था जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी और उसे घर से निकाल दिया था। वो अपने काम में कामयाब हो गई थी। मैंने कहा था, लेकिन खबरदार, अगर तुमने मेरे घर से कोई भी सामान लिया, जो सामान तुम्हारे घर वालों ने दिया है उसे हम खुद तुम्हारे घर वापस भेज देंगे। वो शायद ये समझती थी कि हमारे घर का जितना भी कीमती सामान है वो अपने साथ ले जाएगी, मगर मैंने उसे किसी चीज को हाथ तक न लगाने दिया था और घर से बाहर निकाल दिया था। भाभी अभी भी अस्पताल में एडमिट थी। कुछ दिनों के बाद भाभी घर आ गई थी। मेरी पत्नी के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून फैल गया था, क्योंकि उसने मेरी भाभी, मेरी बहनों और माँ का बहुत पीछा लिया हुआ था। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरी बहनें नीलम की वजह से घर में आती ही नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। फिर मैंने एक नया काम करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपने एक मीडिया रिपोर्टर दोस्त को लिया और पुलिस को भी फोन कर दिया था और अपने बाकी भी कुछ दोस्तों को बुला लिया था। मैं उन सब के साथ उस लड़की की मदद करने के लिए चला गया था, क्योंकि उस लड़की की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अकेली लड़की का तो ये जमाना वैसे भी बहुत फायदा उठाता है और उस लड़की की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए सबके साथ उसके घर पहुंच गया था। उस लड़की से पूछा गया कि ये लड़के तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मेरे रिपोर्टर दोस्त ने उनसे ढेर सारे सवाल किए थे। वो लोग साफ मुकर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मगर उस लड़की के शरीर पर लगे निशान ये गवाही दे रहे थे कि उसके साथ मारपीट की जाती थी। पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने भी उन सारे लड़कों को अरेस्ट कर लिया था और उस लड़की से जब प्यार से सवाल जवाब किए गए
तो उसने लड़कों के बारे में बताया कि वो उसके साथ रात को बदतमीजी करते हैं और उसको मारते पीटते भी हैं। घर की तलाशी ली गई तो घर से सिगरेट, ताश खेलने के पत्ते, शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी। वो लोग रात को नशा करने के बाद इस लड़की का इस्तेमाल करते थे। सारा दिन ये लड़की इधर उधर भटकती रहती थी। इन लोगों ने उसके माता पिता के घर पर भी कब्जा कर लिया था। लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा था। मैंने इस लड़की के इलाज की जिम्मेदारी ली थी और सब लोगों के सामने उस लड़की से शादी करने को कहा था, मगर पुलिस ने कहा था कि जब तक इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं हो सकती। मैं इस लड़की के ठीक होने का इंतजार कर रहा था और फिर कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से ये लड़की ठीक भी हो गई थी। मैंने इसकी मर्जी के साथ इससे शादी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान मुझे नीलम के बारे में पता चला था कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, मेरे घर से जाने के बाद वो उसके पास चली गई थी, लेकिन उसने पूरे 2 महीने तक उसका इस्तेमाल किया, उससे शादी नहीं की और फिर वो उसे छोड़कर चला गया। नीलम अब दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ा था वो लड़का उसे पूरी तरह बर्बाद करके चला गया था। मेरी पत्नी अब मेरे घर में आ चुकी है। वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती है और घर के भी सारे काम करती है। मेरे घर में उसके आने के बाद बहुत सुख शांति है और बहुत खुशहाली छाई हुई है। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता हूँ। आखिरकार वो बेचारी न जाने कब से अच्छी जिंदगी के लिए तरसी हुई थी। वो अगर और आगे उन लड़कों के साथ रहती तो वो लड़के न जाने इसका क्या करते। पहले ही वो इसका काफी नुकसान कर चुके थे। मेरी पत्नी को आज भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आता है तो वो मेरी बहुत आभारी होती है कि आपकी वजह से ही आज मैं सही सलामत जिंदगी गुजार रही हूँ, वरना मैं पूरी तरह से पागल हो जाती। नीलम ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा उसको भगवान ने दे दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।